हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे और यहाँ पर आज हम देखेंगे आपका अध्याय नंबर 3। तो दोस्तों, यहाँ पर आज आपका है अध्याय का नाम है गद्य एवं पद्य का स्वतंत्र लेखन। और दोस्तों, इसी के अंतर्गत ही राष्ट्रीय पर्व, मेला, त्योहार और उसके विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए आता है। तो दोस्तों, ये चीज़ें चूँकि हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हाई स्कूल इंटर में ही, गद्य लेखन, पद्य लेखन, निबंध, तो एक तरह से ये सारी चीज़ें आप खुद से भी जानते हैं कि किस तरह से हम निबंध लिखते हैं किसी भी विषय में, चाहे वो त्यौहार के विषय में हो या फिर किसी भी राष्ट्रीय पर्व के विषय में हो। तो इसलिए ये टॉपिक आप खुद से समझेंगे, खुद से करेंगे। और आज हम देखेंगे स्वतंत्र लेखन का अर्थ। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए देखते हैं स्वतंत्र लेखन का अभिप्राय। ऐसे लेखन से है जिसमें छात्र किसी भी प्रकार की बाधा या पूर्वाग्रह से मुक्त होकर लेखन करते हैं। तो दोस्तों, स्वतंत्र लेखन का क्या मतलब होता है? जहाँ पर छात्र अपने लेख को किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर लिखते हैं, जहाँ पर वो अपने स्वतंत्र विचारों को व्यक्त करते हैं। जब हम अपने विचारों तथा भावों को लिखकर अभिव्यक्त करते हैं तो उसे लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। क्लियर? तो इसके बारे में अगर हम और जानना चाहें तो दोस्तों, इसमें कह सकते हैं कि स्वतंत्र लेखन के अवसर देते हुए छात्रों को सृजनात्मक प्रतिभा को जागृत और स्वतंत्र भाव प्रकाशन की क्षमता प्रदान कर उन्हें साहित्य सृजन या लेखन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे स्वतंत्र लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं स्वतंत्र लेखन की। तो यहाँ पर देखिए, विभिन्न सामाजिक एवं मानवीय पक्षों से जुड़ा लेखन होना चाहिए। तो स्वतंत्र लेखन की क्या विशेषता होगी? जो भी लेख होगा वो सामाजिक और मानवीय पक्षों से जुड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए, सुदृढ़ और सुस्पष्ट भाषा शैली होनी चाहिए। जो भी लेख आप लिख रहे हैं वो सही ढंग से लिखा होना चाहिए और उसकी जो भाषा शैली प्रयोग की गई है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और उसमें गुणवत्ता एवं तटस्थता होनी चाहिए। क्लियर? और अनुभवी लेखन होना चाहिए, दबाव रहित लेखन होना चाहिए। यहाँ पे इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आगे हम देखें तो उसके बाद आपका वातावरणानुकूल एवं समयानुकूल लेखन। तो जो भी लेख लिखा जाए वो कहीं ना कहीं हमारे परिवेश से संबंधित हो, वर्तमान से संबंधित हो, इस पर विशेष ध्यान देना है। और इसमें लास्ट पॉइंट है कि स्वच्छ एवं स्पष्ट लेखन शैली। स्वच्छ एवं स्पष्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो भी आप लेख लिख रहे हैं उसमें अगर आपका लेखन स्पष्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो प्रभावी नहीं होगा। तो इसलिए स्पष्ट और स्वच्छ लेख बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब दोस्तों, इसमें लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि इसमें समय सीमा से पहले ही लेखन सामग्री का गंतव्य तक पहुंचाना, कि किस तरह से जो भी हम लेख अपना लिख रहे हैं उसको किस तरह से, उसका कंक्लूजन किस तरह से निकालें कि जो कि काफ़ी प्रभावित करता हो। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और अब हम आगे देखें तो यहाँ पर देखेंगे स्वतंत्र लेखन की शिक्षण विधि क्या होती है, क्योंकि दोस्तों विधि से ही ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पुट अप किए जाते हैं कि स्वतंत्र लेखन शिक्षण की विधि क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहली विधि है अभिनय प्रणाली। तो दोस्तों, अभिनय प्रणाली में पाठ्य विषय के साथ साथ अभिनय भी किया जाता है। इस प्रणाली में बालक पाठ्य विषय का अर्थ युवा भाव आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि देखी हुई दृश्य एवं घटनाएं बच्चों के मन मस्तिष्क को गहराई से प्रभावित करती हैं। क्लियर? अतः उनके समक्ष किसी पर्व, त्योहार या महापुरुषों के जीवन चरित्र को अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर चूंकि हम लोग कथन विधि या फिर शिक्षा अभिनय प्रणाली की क्या विधि होती है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो विधि के बारे में पढ़ने का यही मतलब है कि किस तरह से एक शिक्षक अपने क्लास में अभिनय के माध्यम से अपने टॉपिक को प्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो उस रिप्रेजेंट को करने के लिए उसने किस तरह का अभिनय किया कि जिससे छात्र उससे कनेक्ट होकर के चीज़ों को अधिगम करें। तो यहाँ पर देखिए, उनके समक्ष किसी पर्व, त्योहार या महापुरुष के जीवन चरित्र को अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो वे उसको बहुत ही भली भांति समझते हैं और सभी पहलुओं से परिचित होने के साथ ही बड़े उत्साह से उस पर अपने विचार लिखने का
प्रयास करते हैं। क्लियर? तो एक तरह से यहाँ पर लेखन तो करवाना, लेकिन अभिनय प्रणाली के माध्यम से पहले उनको ये चीज़ें बतानी है। और इस विधि से कार्य करते हुए इतना ध्यान रखना चाहिए कि संवादों की भाषा सरल, स्पष्ट और बच्चों की समझ वाली हो। और इसी प्रकार कविता पढ़ाते समय शिक्षक पहले काव्य का सस्वर वाचन कर अंग संचालन करता है और यों में बालक उन्हें ध्यान पूर्वक सुनते और देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर अभिनय प्रणाली में अगर एक शिक्षक अभिनय करके बता रहा है, कुत्ता बोला भौं भौं भौं, भागी बिल्ली म्याऊं म्याऊं, तो एक तरह से वो उस हाव भाव को भी प्रकट कर रहा है अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से। और देखते भागते चूहा बोला, कहाँ भागती बिल्ली म्याऊं। तो यहाँ पर देखिए, एक अभिनय के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों को समझाने का प्रयत्न कर रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम नेक्स्ट विधि देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग, यहाँ पे देखिए स्वतंत्र लेखन की शिक्षण विधि है ये सारी। तो अब देखिए यहाँ पे शब्दार्थ कथन विधि। तो अधिकतर स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर यह प्रणाली प्रचलित है और इस प्रणाली के अनुसार शिक्षक एक एक पंक्ति में आए हुए शब्दार्थ को बताता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने खुद ही इस तरह से, हमारे जो शिक्षक गण होते थे वो हमें ऐसे ही पढ़ाते थे कि जो भी पंक्ति पढ़ाते थे उसमें जो भी कठिन वर्ड होते थे उसे वो पहले ही उसकी मीनिंग बता देते थे। ऐसा तो आज भी आप भी अगर कल शिक्षक बनेंगे तो आप भी यही करेंगे, क्योंकि दोस्तों एक शिक्षक, प्रभावी शिक्षक तभी बनता है जब वो अपने छात्रों की एक एक जो भी उनके लिए बाधाएं हैं उनको एक एक बाधा को उन्हें बढ़िया से डिटेल करके बताए। जैसे कि अगर वो हिंदी का टीचर है तो हिंदी में जो भी शब्दार्थ हैं उनको सही ढंग से बताए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शब्दार्थ कथन विधि की, तो शब्दार्थ कथन विधि में शिक्षक जो भी कठिन वर्ड हैं उनको सही ढंग से एक्सप्लेन करें। और यहाँ पर देखिए नंबर तीसरा, बाल गीत तथा नाट्य विधि। तो दोस्तों, बाल गीत तथा नाट्य विधि, छोटी आयु के बालकों के लिए बाल गीतों की रचना की जाती है। बाल गीत इस आयु के बालकों के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि बाल गीत में छात्र ध्यान रखकर सुनते हैं और एक तरह से वो उनके हृदय को झंकृत करती है, जो एक तरह से उनको ओत प्रोत करती है अंदर से, वो खुश होकर के पढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप भी ये चीज़ें महसूस किए होंगे कि जब आप बचपन में छोटे थे तो आपको जो छोटी छोटी पोएम थी वो उसको गा करके पढ़ना या आपके अपने शिक्षक के साथ गा करके पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। तो एक तरह से यहाँ पे बाल गीत या नाट्य विधि के माध्यम से शिक्षक अपने छात्रों को चीज़ों को समझाने का प्रयत्न करता है। जैसे टन 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 टेलीफोन, हेलो बोल रहा जी कौन, ये तो पापा की आवाज़, टाफी लाना गिनकर 8। तो एक तरह से ये क्या है, ये शिक्षक यहाँ पर इस कविता के माध्यम से अपने छात्रों को बाल गीत के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? इसी तरह से प्रश्नोत्तर प्रणाली। दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आप खुद से डिटेल कर सकते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगा कि ये मैं डिटेल करके लिखूं, इसलिए हम यहाँ पे केवल यहाँ पे देखते जाएंगे और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल सुनते जाएंगे। क्लियर? तो प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि प्रश्नोत्तर प्रणाली जो होती है उसमें यह प्रणाली गद्य शिक्षण के लिए उपयोगी होती है और इस प्रणाली का प्रयोग लंबी चौड़ी वर्णनात्मक, कथात्मक एवं ऐतिहासिक पद्यों को पढ़ने के लिए ही उपयोगी है और इस विधि में संपूर्ण कविता का भाव विश्लेषण हो सके। तो दोस्तों, एक तरह से यहाँ पर देखेंगे प्रश्नोत्तर प्रणाली कहाँ पे यूज की जाती है, गद्य में, जहाँ पर चीज़ों को डिटेल में छात्र समझते हैं और उसमें जो भी प्रश्न आते हैं वो उनसे अपने शिक्षक से करते हैं और उसके बारे में शिक्षक उन्हें और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करता है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 5 पर व्याख्या या कथात्मक प्रणाली। तो दोस्तों, माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में इस प्रणाली को अपनाया जा सकता है और इसमें प्रत्येक अनुच्छेद या भावार्थ, शैली, प्रसंग आदि का अध्ययन कराया जाता है और इसके अंतर्गत शिक्षक किसी महापुरुष, मेला, अन्य किसी भी विषय पर विस्तार से बताते या पढ़कर सुनाते हैं। सुनी हुई विषय वस्तु पर छात्रों से उनकी सुविधा अनुसार निबंध, कविता या कहानी लिखने को प्रोत्साहित किया जाता है। क्लियर? तो एक तरह से व्याख्यान विधि में यही होता है कि शिक्षक अपने छात्रों से उस टॉपिक पर निबंध लिखने के लिए कह सकता है जो उन्हें भली भांति पता हो। क्लियर? अब इसी तरह से अगर हम देखें व्यास प्रणाली, तो दोस्तों इस प्रणाली में, व्यास प्रणाली में क्या होता है कि शिक्षक व्यास जी की तरह कथावाचक का स्थान ग्रहण करता है और वह प्रसंग की व्याख्या करता है, उदाहरण देता है कि स्पष्टीकरण भी करता है। तो दोस्तों, व्यास प्रणाली में क्या है कि किसी भी टॉपिक को उठाकर शिक्षक उसके बारे में डिटेल करता है और जहाँ पर छात्रों को कोई भी
बाधा रहती है या कोई भी उन्हें प्रश्न रहता है तो उसे वो शिक्षक के माध्यम से स्पष्टीकरण पाते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए तुलनात्मक प्रणाली। तो दोस्तों तुलनात्मक प्रणाली में शिक्षक तुलना करके छात्रों को कंपेयर करके चीज़ों को बताने का प्रयत्न करता है। जैसे अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में हमारे बहुत सारे कवि हैं जो नारी पे अपनी विचारों को व्यक्त किया। जैसे अगर हम बात करें मैथिली षड़गुप्त की, तो अबला जीवन हाय तेज, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। और इसी तरह से अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो। और सुमित्रा नंदन पंत की बात करें तो मुक्त करो नारी को, मानो चिर बंधनी नारी को। तो एक तरह से यहाँ पर देखिए नारी के विषय में किस तरह से जो भी सामाजिक मुद्दे हैं एक तरह से नारी से संबंधित उनके विषय में बताने का प्रयत्न किया जाता है। और यहाँ पर हम बात करें आगे तो वार्तालाप विधि। तो वार्तालाप विधि का प्रयोग शिक्षक स्वतंत्र लेखन के लिए कर सकते हैं और इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक छात्रों से उनके अनुभव से जुड़ी हुई बातों पर वार्तालाप करते हुए उन्हें स्वतंत्र लेखन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। क्लियर। तो वार्तालाप विधि में ऐसे टॉपिक को शिक्षक चूज करता है अपने छात्रों के लिए जहाँ पर वो उसे ये भली भांति पता होता है कि वो हमारे जो छात्र हैं वो उसके विषय में भली भांति जानते हैं। जैसे दोस्तों कोई भी शिक्षक अपने आसपास के किसी स्थलीय दर्शनीय स्थलीय चीज़ों को दिखाने के लिए ले जाता है अपने छात्रों को और उसके बारे में वो कहता है कि निबंध लिखने के लिए या फिर उसके बारे में डिटेल करने के लिए, तो कहीं ना कहीं शिक्षक को ये पता है कि हमारे छात्रों ने ये चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से समझी है और उसके विषय में वो जानते हैं। तो एक तरह से वो उनको बहुत ही अच्छे ढंग से अपने विचारों को व्यक्त कर पाएंगे उसके विषय में। तो एक तरह से यहाँ पर क्या है, वो वार्तालाप विधि है और उसके माध्यम से वो उन्हें अच्छे ढंग से समझाने का प्रयत्न करता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे चित्र विधि द्वारा। तो दोस्तों छोटे बच्चों को चित्र बनाना एवं दिखाना दोनों ही अच्छा लगता है। क्लियर। तो अतः शिक्षक विभिन्न त्योहारों एवं मेलों एवं राष्ट्रीय पर्वों आदि का चित्र दिखाकर लिखने के लिए प्रेरित कर सकता है। जैसे होली का चित्र दिखाकर या फिर दिवाली का या फिर ईद का, तो उसके विषय में लिखने के लिए प्रेरित करता है कि होली में किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं, कैसे दिए जलाते हैं, कब मिठाई खाते हैं, कब पूजा करते हैं, या फिर ईद में कैसे लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं या फिर कैसे किन किन त्योहारों पे लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में करके, चूँकि दोस्तों हमारा जो देश है वो विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों वाला देश है। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि केवल पर्टिकुलर एक ही धर्म या संस्कृति के लोग ही एक विद्यालय में जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे विद्यालय में हर जाति समुदाय धर्म के लोग पढ़ते हैं, तो उनकी अलग अलग त्योहार होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा हुआ नहीं रहता कोई भी बालक, वहाँ पर सारे धर्मों को एक साथ लेकर के चला जाता है और हर बच्चा हर धर्म के प्रमुख त्योहारों के विषय में, प्रमुख रीति रिवाज, प्रमुख संस्कृति, हर चीज़ के विषय में जानता है। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से चित्र के माध्यम से बालकों को चीज़ों को समझाने का प्रयत्न है। अब यहाँ पर देखिए हम आदर्श प्रणाली क्या है। तो दोस्तों आजकल हमें विद्यालयों में गद्य पद्य शिक्षण इस प्रणाली से करना चाहिए कि उसमें गद्य पद्य का वाचन, व्याख्या एवं भाव विश्लेषण किया जाता है। इस प्रणाली में समस्त प्रणालियों का मधु संचय करने का प्रयास किया जाता है। एक तरह से यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं उसको सही ढंग से शिक्षक बताता ही है, साथ ही उसमें जो भी भाव छिपे होते हैं। चूँकि दोस्तों कोई भी निबंध हो या गद्य या फिर पद्य से हम लें तो हर चीज़ का कुछ न कुछ विषय होता है और उस विषय को एक माध्यम बनाकर शिक्षक जो उस समय की प्रमुख गतिविधियां रही हैं, चाहे वो समाज से संबंधित हों, चाहे वो रीति रिवाज से संबंधित हों या धर्म से संबंधित हों या फिर राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय त्योहार से संबंधित हो, शिक्षक उसके विषय में उन्हें डिटेल से बताता है। तो एक तरह से यहाँ पर आदर्श प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर लास्ट है आपका रसास्वादन प्रणाली। तो दोस्तों रसास्वादन प्रणाली में शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को पाठ का अर्थ बताना ही नहीं होता, वरन विद्यार्थियों को उसका आनंद लेने की क्षमता प्रदान करना है कि किस तरह। देखिए हम देखते हैं, हम लोग चूंकि अब हम लोग एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं, तो हमें ये बहुत ही अच्छे ढंग से पता होगा कि कभी कभी कोई वही टॉपिक कोई अदर टीचर पढ़ा रहा है तो वो और अच्छे ढंग से पढ़ा रहा है,
लेकिन अगर कोई वही टॉपिक दूसरा टीचर पढ़ा रहा है तो वो अपने तरीके से पढ़ा रहा है। तो एक तरह से दोनों टॉपिक तो सेम है लेकिन दोनों लोग के पढ़ाने में अंतर है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसका अपना एक रस होता है, अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है कि वो चीज़ें और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगती हैं। तो यहाँ पर किस तरह से एक शिक्षक अपने छात्रों को पढ़ाए, किस तरह से उन्हें अपने विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करे जिससे कि वो रस से ओत-प्रोत होकर के पढ़ें। क्लियर? यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि विद्यार्थी तन मन से लेखक की भावनाओं में लिप्त हो जाए, जो भी चीज़ें उसे पढ़ाई जा रही हैं, जो भी चीज़ें उसे समझाई जा रही हैं, जिस भी टॉपिक से समझाई जा रही है उस चीज़ को अच्छे ढंग से समझे। क्लियर? तो दोस्तों ये आपका हो गया सारी विधियाँ। यहाँ पे आपके स्वतंत्र लेखन की शिक्षण विधियाँ, क्योंकि यहाँ पे इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए मुझे लगा कि ये आपको बताना जरूरी है डिटेल में थोड़ा सा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है स्वतंत्र लेखन के विषय, जिसमें आपके राष्ट्रीय पर्व आते हैं, मेला आता है, होली। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पर्व में आपका क्या है, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, गांधी जयंती है। तो इसके विषय में आपको डिटेल करना और उसके बाद उसका उपसंहार लिखना। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है निबंध तो आप सबको लिखना आता है, चूँकि आप इतने हायर क्लास में पहुंच चुके हैं, अब आप एक छात्राध्यापक छात्राध्यापिका हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से पता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको बताने की आवश्यकता है। और उसके बाद दोस्तों है मेला। तो मेले में जैसे नौचंदी का मेला आप लोगों ने सुना होगा, जो कि मेरठ में हर वर्ष नौचंदी का मेला लगता है। तो अगर आसपास का कोई प्रसिद्ध मेला आप अगर आ जाता है आपके इस तरह के एग्जाम में कि आप मेले का वर्णन कीजिए, तो आप किसी पर्टिकुलर एक मेले का जो आपके आसपास के बहुत ही फेमस मेले उसका वर्णन करना रहता है, उसमें क्या क्या चीज़ें, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण है और वो कब से लगता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में आपको लिखनी होती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो शैक्षिक गतिविधि, जिसमें भारत में जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं वो सारी चीज़ें डिटेल करनी रहती हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। तो अब अगर बात करें इससे संबंधित क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन इसमें दोस्तों ये पूछता है शॉर्ट में कि जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अभिनय प्रणाली में कुत्ता बोला भौं भौं भौं, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, देख भागते चूहा बोला कहाँ भागती बिल्ली म्याऊं। तो इस वाक्य में शिक्षण विधि है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि इसमें कौन सी शिक्षण विधि है, तो आपको ऑप्शन दे देगा शब्दार्थ कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, अभिनय प्रणाली, कोई नहीं। तो चूंकि आप इसमें ध्यान से जब देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या हम पा रहे हैं। इसमें क्या है, अभिनय है कि कुत्ता बोला भौं भौं भौं, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं। तो एक तरह से जब इस तरह का आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसमें हम अपने हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, अपने मुंह का प्रयोग कर रहे हैं, एक्सप्रेशन के लिए हाथ का प्रयोग कर रहे हैं, संचालन के लिए, एक तरह से बच्चों को चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरह से वो पढ़ाई करें। क्लियर? तो एक तरह से इसमें क्या आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा अभिनव प्रणाली। क्लियर? तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर शिक्षण विधि से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वस्तुनिष्ठ में पूछेगा हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो इसमें आपका दे देगा 15 अगस्त, 19 अगस्त, 30 अगस्त, 30 जनवरी। तो इसमें आप कौन सही मानेंगे? चूंकि आपको पता है हमारा राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त है, तो ये आप सही करेंगे। चूंकि दोस्तों इसमें जो शॉर्ट आंसर बनते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, तो इसको आप आसानी से कर लें। जैसे दीपावली कब मनाई जाती है, माघ मास में, सावन माह में, कार्तिक माह में, फाल्गुन माह में, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कार्तिक माह में। क्लियर? और इसी तरह से गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी, 15 अक्टूबर। तो इसमें आपको पता ही है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये सारे बहुत ही सिंपल इससे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा डिटेल में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी ली हैं। तो आज का ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है दोस्तों। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पर आपके ये सारे वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी।
और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर बीएड क्लासेस के नाम से ये सारे लिंक अवेलेबल हैं, तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिए। और दोस्तों हम आपके लिए सारे वीडियोज के जितने भी पीडीएफ रहते हैं हम आपको शाम तक भेज ही देते हैं, तो आपको बस पढ़ना है और डेली के डेली आपको रिवाइज करते चलना है। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।